बहुत सारी अच्छी जगहों से एक कंट्रीब्यूशन पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि उसका काम बहुत सराहनीय होता है, इसीलिए उसका काम बहुत ज़्यादा सराहनीय होता है इसी वजह से। तो पैसा काफ़ी सारे देशों से आता है, अमेरिका से, रशिया से, बहुत सारी काफ़ी कंट्रीज़ कहती है कि हाँ भैया इनका काम बहुत अच्छा है, हम आपको शिक्षा के नाम पे, महिलाओं के समर्थन के नाम पे हम आपको पैसा देंगे। लेकिन कई बार क्या देखा गया है बहुत सारे टाइम पे, ये जो पैसा बाहर से आ रहा है वो एनजीओज़ उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो उस काम को यूज़ कर रहे हैं देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए, उसको अस्थायी बनाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस माने गए हैं कि जो भी टेरर एक्टिविटीज़ हुई है इंडिया में, उन सब की जो फंडिंग है वो इन्हीं सब जगहों से आ रही है। तो ये चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक रेगुलेशन लाना चाहती है, जिसे कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अभी उसके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य बैठते होते हैं, जिसको हेड लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो उसको हेड करते होते हैं, उसका ध्यान करते होते हैं, और फिर वहाँ पे उसका सिर्फ डिस्कशन होता है। लेकिन जो भी जेपीसी में बैठा होता है, डिस्कशंस होते हैं, वो सब के सब पार्लियामेंट को मान्य, बाइंडिंग नहीं है। यानी कि जो भी उनकी रिकमेंडेशंस होंगी, जो भी उनके तर्क होंगे, वो पार्लियामेंट मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती। लेकिन इससे होता ये है कि एक बहस का मुद्दा और बढ़ जाता है, और इस बात पे बहस होती है, जिससे कि इसके बारे में और अच्छे से बात हो सकती है। तो ये है। तो अभी देखते हैं कि जेपीसी में इसके बारे में क्या बात होती है। अगले मैं बात करना चाहूँगी कि एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, जिसे कहते हैं विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस, जिसमें अरेस्ट को लेकर, यानी कि गिरफ्तारी को लेकर बहुत अच्छी बात कुछ कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छी बात कही है, और गिरफ्तारी को लेकर जो नियम है, कानून है, संविधान में क्या गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से क्लियर करा है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर पुलिस को किसी को गिरफ्तार करना है, तो ये उसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी जो भी संविधान में चीज़ें लिखी गई है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। पुलिस की जो पास जो ताकत दी गई है किसी भी इंसान को गिरफ्तार करने की, वो पूरी तरह से नहीं है। यानी कि उसके ऊपर भी पाबंदियां लगी पड़ी हैं, उसके में भी पुलिस को उस पर ध्यान से काम करना पड़ेगा, वो एब्सोल्यूट नहीं है। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो किसी को गिरफ्तार कर रही है तो उसमें उस इंसान की डिग्निटी, यानी कि उसका सम्मान, उसकी लिबर्टी, उसकी स्वच्छंदता, और सरकार में कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस है वो तीन चीज़ें लागू होनी चाहिए किसी के भी अरेस्ट के प्रोसेस में। पहला है उसकी डिग्निटी, दूसरा है उसकी लिबर्टी, तीसरा है ड्यू प्रोसेस लॉ। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब आर्टिकल की बात करते कि किस आर्टिकल में अरेस्ट को लेके बातें की गई है। फंडामेंटल राइट के अंतः हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल 3 पार्ट पर लिखा है, उसमें आर्टिकल नंबर 22 में ये बात की गई है कि अगर पुलिस को किसी को गिरफ्तार करना है, तो आर्टिकल 22 के तहत सबसे पहली बात उसे बताना पड़ेगा कि वो गिरफ्तार क्यों हो रहा है। कई बार होता है कि इंसान को बताया ही नहीं जाता है कि वो गिरफ्तार क्यों है, ऐसे ही उसे उठा के ले आते, या फिर उसके परिवार वालों को ऐसे सरसरा तौर पे बता देते होते। ये चीज़ संवैधानिक तौर पे गलत है। आर्टिकल 22 ये कहता है कि जिस इंसान को आप गिरफ्तार कर रहे हो, मान ली एक्स इंसान को गिरफ्तार कर रहे हो, तो एक्स इंसान को बताना पड़ेगा कि आप उसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 2 में ये भी बात की गई है कि अगर आप किसी भी इंसान को उठा के लाए हो तो उसे 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसे हैबियस कॉर्पस, यानी कि राइट टू प्रोड्यूस बॉडी, यानी कि जो इंसान को आपने लिया है उसे रखो ही रखो, ये रिट में भी लिखा गया है। इसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस हो गए हैं कि कई बार पुलिस उन्हें उठा लेती है, फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने नहीं प्रस्तुत करती है। इससे सामने वाले इंसान का जो क्या कहते हैं आर्टिकल 21 है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और फ्रीडम के साथ रहना, डिग्निटी के साथ रहना, ये सब चीज़ें। आर्टिकल नंबर 19 जो ये बताता है कि आपकी जो आपके आने जाने की फ्रीडम है उसके बारे में ये बताता होता है। ये सब हनन होता है इसकी वजह से। तो इस वजह से
आपको बताना पड़ेगा और आपको मजिस्ट्रेट के सामने करना पड़ेगा। अब कई सारे लोगों के सामने ये भी दिक्कत आती है कि वारंट किस में दिया जाता है, वारंट किस में नहीं, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। तो बहुत ही आसान भाषा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि वो ऑफेंस होता है जो थोड़े से खतरनाक होते, ठीक है, जो थोड़े से खतरनाक वाले बड़े क्राइम होते हैं, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, हैरेसमेंट के केसेस, ये सारे कॉग्निजेबल होता है। और इसमें वारंट, बिना वारंट के ही आप किसी भी को भी अरेस्ट कर सकते हो, ये चीज़ होती है। लेकिन उसके ऊपर भी आप पुलिस के पास एक अच्छा पुख्ता सबूत होना चाहिए उसको ग्राउंड करने के लिए, यानी कि वारंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास एक तरीके का कानून ही होना चाहिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, छोटे मोटे केस, बाइक तोड़ दी, डिफमेशन का केस, ये सब नॉन कॉग्निजेबल, इसमें वारंट की ज़रूरत लगती होती है। क्योंकि कई बार, बहुत बार देखा गया है कि छोटे मोटे केसेस में ही पुलिस वाले कई बार अपनी खुंदक निकाल देते होते हैं। तो इसीलिए ये कॉग्निजेबल यानी कि हार्ड क्राइम्स, यानी कि बहुत ही बड़े गुनाह, और नॉन कॉग्निजेबल छोटे गुनाह। कॉग्निजेबल वालों के लिए वारंट नहीं चाहिए, नॉन कॉग्निजेबल वालों के लिए वारंट चाहिए। तो ये है हमारे उसके बारे में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस के बारे में बताया, जिसमें अनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर आपको किसी को भी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन डाली कि भाई किस तरीके से अरेस्ट करना है, क्या कंडक्ट होना चाहिए पुलिस का। और पुलिस ने ये भी बोला कि अगर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसमें सज़ा 7 साल से कम है तो अरेस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान घर में अरेस्ट होता है तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसकी डिग्निटी खाम होती है, उसका समाज में तबका थोड़ा सा कम होता है। और कई बारी क्या होता है, अनजाने में गलतियाँ हो जाती है, उस इंसान के करियर में, इन सब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बोला गया है कि उस पर अरेस्ट को कम करें, लेकिन बड़े क्राइम पे अरेस्ट ज़रूर करें। साथ ही साथ में ये भी बोला है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल की एक ट्रिनिटी है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 14 बताते हैं कि इक्वालिटी का जो है हमारे देश में कि इक्वल, हम सब बराबर हैं। ये जो एक रूल ऑफ लाइन है, रूल ऑफ लॉ की एक लाइन है, यानी कि जो भी एक लॉ बने उस लॉ से ऊपर कोई नहीं, उस कानून से नीचे कोई नहीं, सब बराबर है। तो किसी एक को कर रहे हो दूसरे को नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ये गलत है। आर्टिकल नंबर 19 आपकी फ्रीडम को बताते हैं कि आपकी आज़ादी है कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ बैठ सकते हैं, कितने लोगों के साथ बैठे, कौन सा ऑक्यूपेशन पर, ये बताए। और आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है। तो ये 3 को सेफगार्ड करना, इस चीज़ को सेफगार्ड करना कॉन्स्टिट्यूशन का सबका बहुत इम्पॉर्टेंट मकसद है। ये चीज़ इसको इंश्योर करने के लिए बनाई गई है। तो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि अरेस्ट के लेकर क्या क्या प्रावधान भारत के अंदर चले पड़े हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आपके अधिकार क्या क्या हैं, आपके अधिकार क्या क्या नहीं हैं। जब आपको पता रहेगा तो आप इसके बारे में और ज़्यादा जागरूक रहेंगे और ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बाय।